नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम किसी न किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं। हर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है या उसकी बात करते हैं या आपके पेन एरियाज की बात करते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में जुड़े हैं सीए जतिंदर खेमका जी। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को। दोस्तों, जितेंद्र जी के साथ हमारी आज ये पहला एपिसोड नहीं है। आज इनके साथ हम बहुत सारे पहले एपिसोड कर चुके हैं, जिसमें हम सक्सेशन प्लानिंग, इनहेरिटेंस लॉ जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर चुके हैं। आज भी हम कुछ लॉ, प्रॉपर्टी लॉज के ऊपर ही बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स और कुछ लॉज इंप्लीमेंट किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी बात हम आज खेमका सर से करेंगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर द्रव्या से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंट्रोडक्शन के साथ प्रोग्राम शुरू करें। Thank you, Mr. Arora. Thank you so much, sir, for joining our show today. I would like to introduce his profile to all of us. C.A. Yatindra Khemka is a chartered accountant by profession and has more than 2 decades of experience in this field. He is also the chairperson of Banking and Finance Committee at FII and has been mentoring our member MSMEs in various banking and related matters. We welcome you, sir, to our show. खेमका सर, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए रूल्स इंप्लीमेंट करवाए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं पुराने लॉज में, जिसमें कि ऐसा कहा गया है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं मानी जाएगी। तो उसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को कुछ शेयर करें कि ये रूल क्या है और इसमें क्या अमेंडमेंट्स आए हैं और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि संजीव जी ने कहा, नियम बदले हैं, लेकिन मैं इसमें कहूंगा नियम एज इट इज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको और ज्यादा ढंग से क्लैरिफाई किया है। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, राइट, जो जिसे हम रजिस्ट्री कहते हैं प्रॉपर्टी के या और किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कंट्री के, तो उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसी तरह ये प्रॉपर्टी के भी जो डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के रिस्पेक्टिव सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, उनको रजिस्ट्री कहा जाता है। और पर से ये एक जनरल थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है कि अगर मेरे नाम में मेरी रजिस्ट्री हो गई तो मेरी ओनरशिप कंफर्म हो गई, वो सर्टिफिकेशन ऑफ ओनरशिप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिस इज नॉट ए सर्टिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, दिस इज द जस्ट द registration of a document and registration of a transaction or in which buyer and seller entered into with the government records। तो अगर हम इसको और सिंपल ढंग से समझें कि रजिस्ट्री ओनरशिप प्रूफ नहीं है, ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है आपकी ट्रांजैक्शन का, जो आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो रजिस्टर्ड हो गई है। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा खाली रजिस्ट्री आपके नाम में होना आपकी ओनरशिप। अब दूसरी बात आती है ओनरशिप, लीगल टाइटल वर्सेस रजिस्ट्री। क्या रजिस्ट्री एक लीगल टाइटल ऑफ ओनरशिप है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मियर रजिस्ट्री इज नॉट ए लीगल टाइटल ऑफ ओनरशिप। अगर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी अपनी ओनरशिप नहीं थी, उससे आपने रजिस्ट्री खरीद ली और प्रॉपर्टी खरीद ली और रजिस्टर्ड करवा ली अपने नाम में किसी भी तरह से, तो दैट इज नॉट, यू आर नॉट बिकमिंग द लीगल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मैं इसको और दूसरे ढंग से भी कहता हूं, सपोज किसी इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी और कोर्सन की वजह से जो प्रीवियस ओनर होता है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करके अपने नाम में रजिस्टर्ड भी कर लेता है और उसको बाद में वो किसी और को बेच देता है, और कहीं कोई केस चल रहा होता है जिसकी उस प्रॉपर्टी के बारे में जो बायर होता है, रिसेंट बायर होता है, उसको पता नहीं होता, लेकिन लेटर ऑन ये पता लगता है कि जो प्रॉपर्टी ओनर, प्रीवियस प्रॉपर्टी ओनर था, उसने ये किसी भी इलीगल ढंग से
इस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, तो वो लीगल ओनरशिप उसके पास आई नहीं। पर से जो सेलर था उसके पास जब लीगल ओनरशिप नहीं आई, तो ये सेटल्ड लॉ ऑलरेडी था कि जो बायर होगा उसके पास भी वो लीगल ओनर नहीं बनेगा, चाहे उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट भी हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं सब सेटल्ड लॉस को दोबारा से रीडिफाइंड किया है और बताया है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि लोगों के दिमाग में एक पर्स से ऐसा है कि रजिस्ट्री होने से मेरी लीगल ओनरशिप बन जाती है। तो एक जो हम कहते हैं कि पुरानी चेन को जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं देखना बहुत जरूरी है, और हम अपने लीगल एक्सपर्ट्स को बताते हैं, तो वो सारी चीजें इसीलिए है कि जो पुराना ओनर है उसने उसको कैसे एक्वायर किया है और उसकी लीगल ओनरशिप बन रही है या नहीं बन रही है। अगर उसकी लीगल ओनरशिप नहीं बन रही है और वो आपको बेच के आपसे पैसे ले लेता है या नहीं लेता, लेकिन लेटर ऑन आप कहते हो कि मैं लीगल ओनर हूं, तो मियरली बाय रजिस्टरिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन योर नेम यू डोंट बिकम द लीगल ओनर। जी। तो बहुत क्लियर ढंग से उस बात को एलोबरेट करके बताया गया। लेकिन मेरा यहीं पर क्वेश्चन फिर दोबारा ये है कि ये ओनरशिप हम इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन के चार्जेस दे देते हैं खाली एक ट्रांजेक्शन को रजिस्टर्ड करवाने में गवर्नमेंट को, 7%, 8%, 6%। और गवर्नमेंट ने कोई लीगल सिस्टम ही नहीं बनाया, कोई इको सिस्टम ही नहीं बनाया कि जो ये एक बार कहीं उसको वेट करके, कौन वेट करेगा इसको? अल्टीमेटली वेट तो गवर्नमेंट का सिस्टम ही कर सकता है कि कहीं किसी स्टेज पे आपको एक इसको लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी कि इसके बाद से कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी तो उसकी लीगल ओनरशिप, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सब साधन है, उसको ये भी पता है कि अगर इस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट चल रहे हैं, कम से कम काफी चीजों पे तो गवर्नमेंट कर सकती है। फिर भी लेटर ऑन कुछ चीजें आती हैं तो वो बाद में देखी जाएगी, परंतु काफी चीजें सेटल्ड कर सकती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास इको सिस्टम है और उसके लिए इको सिस्टम बना सकती है, उसके पास सारे साधन है। नहीं तो ये जो लॉ अब और ज्यादा ढंग से चर्चा में आ गया है, इसके बाद तो मेरे को लगता है केस लॉस की भरमार और हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को जो इतने सारे पैसे बायर से ले रही है रजिस्ट्री के नाम पे, कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए भी उसको रिलीफ के तौर पर उसकी कैसे ओनरशिप इंटैक्ट रहे, उसको भी इंश्योर करने के लिए इको सिस्टम को क्रिएट करने की जरूरत है। जी। सर, इसी जवाब में आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि प्रीवियस पर्सन जो ओन कर रहे थे प्रॉपर्टी, ओन ही नहीं कर रहे थे पर उनके नाम में रजिस्ट्रेशन थी। तो ऐसे में जो नया बायर है वो, उसको क्या वेरिफिकेशन करनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले? है। देखिए, जो न्यू बायर है जनरली उसको कोई ना कोई लीगल काउंसिल हायर करना चाहिए। सबसे पहले तो वो क्या कर सकता है, उसके पास भी एक ही साधन है कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो वो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाए। जो कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंकर्स अपने लीगल एडवोकेट्स को, लीगल पर्सन्स को हायर करते हैं, और वो जाके उस जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दिया जा रहा है उसके डॉक्यूमेंट की लीगैलिटी को चेक करवाते हैं। लीगैलिटी का मतलब है ओनरशिप को चेक करवाते हैं। ठीक है, अगर मैं ओनर ही नहीं हूं तो मेरे को अगर लोन ले देंगे तो मैं लोन लेके भाग जाऊंगा, आप प्रॉपर्टी को रखते रहिए। और ऐसा हमने अमूमन बहुत बार देखा भी है पीछे कि लोगों ने गलत सही प्रॉपर्टी दे दी। आज भी एक केस आया कि एक कोई कंपनी है उड़ीसा की, वो गलत खाली बैंक गारंटी देती है गलत तरीके से, और उसके अगेंस्ट लोन मिल जाता है दूसरी कंपनी को। तो ऐसे अन्य अनेक केस चलते आए हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी ओनर प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से उसने एक्वायर करी है, लेकिन उसने बाद में जो लोन लेना चाहता है उसको वो अवेलेबल करवा देता है मॉर्गेज करवाने के लिए, और उसके कुछ चार्जेस ले लेता है। और पीछे कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं, लेकिन वो उसकी लीगल ओनरशिप होती नहीं है, लोन लेने वाला भी लोन लेके चला जाता है और प्रॉपर्टी भी उसकी नहीं होती, तो बैंकर अल्टीमेटली फंस जाता है। तो सबसे सही तरीका तो यही है। दूसरा तरीका यह है कि अगर किसी तरह से चेक कर सकते हैं कि जिससे आप खरीद रहे हैं उसके नाम से
आप सुप्रीम कोर्ट में या कहीं कोर्ट केस पेंडिंग है वो डाल के देख सकते हैं, उसके नाम से कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। आजकल डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, तो जिससे ये पता लग जाए अगर उसके नाम से, जो भी सेलर है उसके नाम से अगर कहीं कोई कोर्ट केस आ रहा है और वो कोर्ट केस की लिस्ट में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस आ रहा है तो वो भी पता लग जाएगा। अब मेरे हिसाब से तो अभी यही आपके पास जो बायर है उसके पास कोर्स ऑफ एक्शन है, और इसके अलावा कोई और, तभी मैंने कहा कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई इसका इकोसिस्टम बनाना चाहिए। जी गवर्नमेंट ने कहा कि रजिस्ट्री होना सब रजिस्ट्रार के हाथ पास is simply a not certification, but this is the entry of a transaction in the register of government records. जी जी सर। सर, अगर हम इनहेरिटेंस लॉ की बात करें तो उसमें जब भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है तो क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो ना क्रिएट हो। देखिए, मैं इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जी जो अभी ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, अगर मैं कोई विल लिख रहा हूं, मैं विल उसी चीज की लिख सकता हूं जिसकी ओनरशिप मेरे पास है। आप बात समझ रहे हैं? जी अगर मैं लीगली ओनर ही नहीं हूं तो मैं अगर विल के माध्यम से वो प्रॉपर्टी में कहता हूं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी वाइफ को, या मेरे फ्रेंड को, या किसी और को जाएगी, तो वो प्रैक्टिकली राइट नहीं है। बिफोर राइटिंग द विल, उस विल के अंदर राइट करने से पहले मेरे पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो एवरी एसेट क्लास की ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक? तो कोई भी चीज अगर मैं इलीगली एक्वायर किया है और बाद में ये पता लगता है कि ये ओनरशिप नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। तो लास्ट आदमी ओनर नहीं बनेगा, चाहे उसके पैसे भी लग गए हैं। खाली वो सिविल सूट या क्रिमिनल सूट उसके अगेंस्ट डाल सकता है, परंतु वो डिस्प्यूट का मैटर बन जाएगा और वो अल्टीमेट बायर जो है लीगल ओनर नहीं कहलाएगा। तो मेरा ये मानना है ये सब प्रिकॉशंस आपको देखनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, हम बहुत ज्यादा जब इस तरह के, एक तो ये विल का मैटर ले लिया, सपोज हम पीछे गांव में प्रॉपर्टियां पड़ी है या दादा इलाही प्रॉपर्टी है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, कई बार उसकी ट्रांसफरेबिलिटी प्रॉपर हो नहीं पाती है, एक जनरेशन नहीं करवाती सपोज, तो थर्ड जनरेशन के पास उसकी रजिस्ट्री कौन करवाएगा, कैसे होगी, वो सारे प्रूफ कौन देगा, कौन सेल डीड एग्जीक्यूट करेगा, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आते हैं। और उसके रेजोल्यूशन केस टू केस बेसिस पे हमारे को ढूंढने पड़ते हैं। म्यूटेशन का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है इन सब चीजों में, कि किसके नाम में है, कब किसने करवाई, म्यूटेशन करवाई है या नहीं करवाई है राइट टाइम पे। तो म्यूटेशन वर्सेस रजिस्ट्री वर्सेस पोजेशन, ये तीनों चीजें मिला के आपकी ओनरशिप के लिए बहुत जरूरी है। और ओनरशिप के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है, मैंने जैसे शुरू में कहा कि प्रीवियस ओनर, जिससे आपके पास चाहे विल के माध्यम से आ रही है, चाहे गिफ्ट के माध्यम से आ रही है इवन, या आपने परचेज की है, किसी भी तरह से अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है और जो आपको ट्रांसफर कर रहा है, जो दे रहा है, जो गिफ्ट कर रहा है, उसके पास लीगल ओनरशिप है या नहीं है। एट द टाइम वो अपने आप को लीगल ओनर कह रहा है और बाद में प्रूव होता है वो इलीगल ओनर है, तो बाद में भी वो आपकी ओनरशिप पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। जी सर, तो ऐसे केस में जहां प्रीवियस ओनर इन क्वेश्चन का पता लगता है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ उनके नाम में थी बट ओनरशिप नहीं थी, तो जो बायर है उसके लिए आगे मतलब सक्सेसर जिसने ओनरशिप एक्वायर करनी है उस प्रॉपर्टी की, उसके लिए क्या आगे है? आगे कुछ नहीं है, उसको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि अभी गवर्नमेंट ने कोई इकोसिस्टम ही नहीं तैयार किया, जबकि गवर्नमेंट इतने इतने चार्जेस ले रही है। अंग्रेजों के टाइम से आज 75 साल हमारे को हो गए, अभी लैंड रिकॉर्ड्स हमारे आज तक ठीक नहीं हुए, और अन्य अनेक तरीके से लोग उस लैंड को कब्जा करने में लगे रहते हैं। जितने बिल्डर्स के जमीनें बेच देते हैं, है,
यही नहीं पता लगता कि गवर्नमेंट ने उनको दी है 10% पे, तो ओनरशिप तो आई नहीं उनके पास, क्योंकि उनके नाम में रजिस्ट्री ट्रांसफर नहीं होती। या तो क्लियर करें भाई पैसे देगा या नहीं देगा बिल्डर, लैंड इसकी हो गई है, तभी तो वो अल्टीमेट बायर, जो हम जैसा बायर है, जो फ्लैट ले रहा है, जो प्लॉट ले रहा है कटा हुआ किसी भी बिल्डर से, अगर उसके पास लीगल ओनरशिप नहीं आई है बिल्डर के पास, क्योंकि उसने तो 10-20% पैसा देके खाली एक्वायर किया है, उसके नाम में रजिस्ट्री हुई ही नहीं है, रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, और पैसा नहीं दिया तो ओनरशिप भी नहीं आई है उसके पास वो लीगल। और हो सकता है कि कोई किसान ऐसा हो जिसने, गवर्नमेंट ने जब एक्वायर किया, किसानों ने कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस डाल रखा है और गवर्नमेंट ने उसको लैंड को बेच दिया है बिल्डर को, या बिल्डर के केस अगेंस्ट, बिल्डर ने किसानों से एक्वायर किया और बिल्डर के अगेंस्ट किसानों ने केस डाल रखा है। तो ये जब तक, और वो केस डाल रखा है और बाद में डिसाइड होता है अगेंस्ट बिल्डर और अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो वो लीगल ओनरशिप का इशू आएगा ही आएगा। तो जब लीगल ओनरशिप का इशू आएगा तो अल्टीमेट जो बायर है वो उसकी लीगल ओनरशिप का इशू आएगा। तो इन सब मैटर्स में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल केसेस हम सब लोगों के सामने हो रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट्स दे रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कोई एक इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेकर, इसका ध्यान रखते हुए कोई इस पे कोई ना कमेटी बिठाई है, ना कोई उस पे विचार विमर्श किया है कि हम कैसे इस सब चीजों से आम आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, और कैसे जो कुछ माफिया लोग इस चीज को यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, हम इससे उनको, आम पब्लिक को और उन माफिया लोगों से इन सारी प्रॉपर्टी को, कंट्री की निजात दिला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है और कोर्टों में भरमार है। मैक्सिमम जो केसेस हैं ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और फैमिली डिस्प्यूट्स और द बिल्डर और ये सब डिस्प्यूट्स के कारण ही है। जी। एज एन एस्टीम्ड मेंबर ऑफ एफआईआई, मतलब आप इतने सालों से बैंकिंग एंड फाइनेंस कमेटी में जुड़े हैं एंड इतने सीनियर मेंबर हैं अपने फील्ड में भी, तो क्या आपके 2 सेंट्स हैं ऑन दिस इशू पर? वो भी आपने अभी लास्ट में कवर कर ही दिया है, पर इसको एक प्रोफेशनल तरीके से हाउ शुड इट बी डन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड, वो अगर आप बता सकते मैंने द्रव्य बताया ना, जैसे गवर्नमेंट को कम से कम रिएक्टिव रोल तो अपनाना ही चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑलरेडी आ गया है, और हम पुराने केसेस में भी देख रहे हैं बहुत सारे बिल्डर्स ने कैसे चीटिंग की है आम पब्लिक के साथ। और खाली आम पब्लिक नहीं, फैमिली डिस्प्यूट्स में भी ये प्रॉपर्टी मैटर्स, या जो हम प्राइवेटली कोई परचेज सेल आदमी करता है उसमें भी बहुत चीटिंग के मामले हमारे सामने आए। और गवर्नमेंट आम आदमी से एक सब्सटेंशियल अमाउंट रजिस्ट्री चार्जेस के नाम में लेती है, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस के नाम में लेती है। तो ये इकोसिस्टम कंट्री में कोई और नहीं बना सकता, और आम आदमी के पास इतनी पावर नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है, इतना एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं है कि वो हर एंगल से ये इंश्योर कर सके जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं वो एकदम लीगली मेरे को ओनरशिप दिलवाएगी, और खाली ओनरशिप नहीं दिलवाएगी, मेरे को उसका लीगली पोजेशन भी दिलवाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पोजेशन की भी बात की है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मेरे पास लीगली मेरे पैसे देने के बाद, जो कि आजकल करोड़ों रुपए की वैल्यू में होते हैं, उसके पास आएंगे और मेरे को रहने के लिए या यूज करने के लिए वो प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी, और मैं पीसफुली उसको एंजॉय कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई भी इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने आम पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाया। मेरा ये मानना है गवर्नमेंट को, कंट्री हमारी काफी मैच्योर हो गई है, इसमें जो भी कोई एक सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, इसकी एक कमेटी रिटायर्ड जजेस की या एक्सपर्ट्स की बनानी चाहिए, और इसका कैसे आम आदमी को कम से कम निजात पाए, या कहां से क्या वेरीफाई करें जिससे कि उसकी लीगैलिटी पता लग सकती है, प्रीवियस ओनर लीगली ओनर है या नहीं है, या उससे प्रीवियस ईयर लीगली ओनर है या नहीं है, जिससे कि अल्टीमेट बायर भी लीगली ओनर बने और लीगल पोजीशन उसके पास आए, और उसका डूज एंड डोंट्स क्रिएट करने चाहिए। जी सर, क्वेश्चंस तो बहुत हैं, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं आज के इस एपिसोड का एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड
ओनरशिप से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसमें सरकार का भी बहुत अहम रोल है कि वो एक इकोसिस्टम बनाए, ईज ऑफ नॉलेज दें कि लोग जब प्रॉपर्टी परचेज करें उनके पास इंफॉर्मेशन हो, ईज ऑफ इंफॉर्मेशन हो। लेकिन फिर भी हम सारी प्रॉब्लम्स तो एक बार में नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन हम कोशिश करके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम आज अपने एमएसएमईज के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप हमारे एमएसएमई भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हुए उनको एटलीस्ट क्या चीज ध्यान करनी चाहिए कि उनको कम से कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़े? देखिए, जैसे हम किसी भी चीज को ड्यू डिलिजेंस करते हैं, जी। ठीक है, तो वो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस अपनाना चाहिए, और जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है कम से कम उसको हायर करना चाहिए, जिससे कि कुछ लेवल के रिलीफ वो आपको दे सके। जैसे जो उसके प्रीवियस ओनर्स के डॉक्यूमेंट है, चेन है, आपको गाइड कर सके, उसको रीड करके आपको बता सके, ठीक है। और कोई कोर्ट केसेस अगर उसके अगेंस्ट पेंडिंग है या नहीं है, उसकी सर्च कर सके, वो सर्च रिपोर्ट आपको दे सके, ठीक है। आपके पास बहुत सारी, अगर कोई आप करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको डिटेक्टिव या उस तरह का कुछ काम, आप लीगल वेटिंग उस आदमी की कहीं करवा सकते हैं। तो अन्य अनेक तरीके हैं, परंतु उसके लिए आपको कहीं ना कहीं हायर करना। परंतु हम क्या करते हैं जनरली, हमारा क्या रवैया है हमारे समाज का, हम कई करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, परंतु कुछ लाख या कुछ हजार बचाने के चक्कर में हम अपने आप को ट्रबल में डालने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं सभी से ये कहूंगा कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स ब्रदर्स आपके लिए तैयार हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, और तो आप उनकी हेल्प लें। फिर भी मैं ये कहूंगा, अभी गवर्नमेंट का इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट तो कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में क्या नाम है, किसके नाम में है, कोई कोर्ट केस पेंडिंग है या नहीं है, इस तरह की तो बातें आ सकती हैं। परंतु बियॉन्ड इसके कोई लीगल प्रोफेशनल भी कोई इससे ज्यादा हेल्प कर पाएगा। मैं आज कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, और अभी मेरा और जिससे खरीद रहा हूं उसका और उसके ब्रदर का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या उसने अपने ब्रदर को धमका के अपने नाम में प्रॉपर्टी करवा ली है, मेरे खरीदने के और उसने तुरंत बेच दी, और मेरे खरीदते ही उसके ब्रदर ने उसके अगेंस्ट केस डाल दिया, केस केस से सेलर के अगेंस्ट डिसाइड हो गया, तो अल्टीमेटली मेरी जो बायर है उसकी ओनरशिप खतरे में पड़ जाएगी। तो मेन सारा क्रक्स जो तेलंगाना वाला इशू है उसका भी यही है कि जिसने बेची उसने अन्य अनेक तरीके से, उसने तो वहां तो रजिस्ट्री भी नहीं हुई थी, फिर भी लोग प्रूव कर देते हैं मेरी ओनरशिप है, पावर अटॉर्नी पे मैंने खरीदी है। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत तरह से डॉक्यूमेंटेशन है, गवर्नमेंट ने भी कई तरह की फैसिलिटेशन कर रखी है, गवर्नमेंट को सारे सिस्टम को स्टडी करके, क्योंकि स्टेट लॉज इसके अंदर आते हैं। तो हमारा कंट्री में फेडरल सिस्टम है, तो स्टेट वर्सेस सेंटर को साथ में बैठ के इसको एक यूनिफाइड लॉ जैसे जीएसटी है वो बनाना चाहिए, और आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। और इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो रजिस्ट्री के चार्जेस इतने ज्यादा गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, उसमें भी आम आदमी को रिलीफ देना है। जी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको प्रॉपर्टी के बारे में, ओनरशिप के बारे में काफी जानकारी जतिंदर जी ने दी। हम सारी प्रॉब्लम्स को तो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन हाँ, हम एहतियात बरत सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि जतिंदर जी ने बोला कि एक लीगल कंसल्टेंट जरूर हायर करें। कुछ चंद हजार रुपए या चंद लाख की वजह से आप अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी और आप अपना सुकून जो है वो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो कोई भी काम करना है तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना है, ताकि आप लोग प्रॉब्लम्स में ना फंसे। बाकी सरकार तो समय समय पे कुछ ना कुछ अपडेट कर ही रही है। सरकार का काम सरकार को करने दें, हमारा काम हमें करें, हम अपने काम में एहतियात बरतें। इसी के साथ ही खेमका साहब आज इजाजत लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.
you.